राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पर पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेशंस। प्रैक्टिस इसलिए पेपर आने वाला है पास में, और आप लोगों के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप टॉपिक वाइज की जगह मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाएं। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस के सेशन हम लेकर आने वाले हैं 25-25 नंबर के, और हम कोशिश करेंगे जो रिसेंट में आबकारी के पेपर हुए हैं आपको उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला सेशन और आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल को यदि एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल 6 के वर्ग के आधे के बराबर है तो संख्या है। अब इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच हम क्या रख सकते हैं, ऑप्शन से रख सकते हैं कि ऑप्शन से हमने उठाया और फिर उसे हम सॉल्व करें, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा करते जाएं, या फिर हम क्या करें, इसका इक्वेशन हम बना लें। इक्वेशन क्या बनेगा, एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल, एक संख्या के वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर और वर्गमूल का योगफल 6 के वर्ग के आधे। 6 का वर्ग कितना, 36 का आधा 18 हो जाता है। मतलब यहां जो नंबर आने वाला है वो होल स्क्वायर नंबर आने वाला है, एक पूर्ण वर्ग संख्या आने वाली है। हम ऑप्शंस देखें, पूर्ण वर्ग क्यों आनी है, क्योंकि यहां अंडर रूट से बाहर निकलनी है। ये क्लियर हो रहा है हमें। जब यहां अंडर रूट से बाहर निकलनी है तो हमें होल स्क्वायर नंबर चाहिए, ना तो 7 ना 6 ना 5 होल स्क्वायर नंबर है, मात्र एक होल स्क्वायर नंबर है, वो है 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से अगर हम 4 डालें भी 16 और ये 2 18, 18 बराबर 18 हो जाएगा। ये हमारा आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था, पटवारी में 2017 में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है यदि n है 1। अब देखो किसी भी नंबर में से जैसे n है, n अगर सम संख्या है, यहां पर एक प्राकृत संख्या है, एक विषम पूर्णांक है, एक पूर्णांक और एक सम पूर्णांक है, ये ऑप्शन हमें दे रहा है। अगर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, 2 लिखोगे तो 4 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा, 3 लिखोगे 9 में से 1 घटाओगे 8 आ जाएगा, फिर 4 लिखोगे 16 में से 1 घटाओगे 15 आ जाएगा, 5 लिखोगे 25 में से 1 घटाओगे 24 आ जाएगा। जब यहां पर क्या है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5, और भाग किससे जा रहा है, 8 से जा रहा है। तो हमें यहां पे कुछ पता चल रहा है कि जब n 3 है तब काम हो रहा है, 5 है तब काम हो रहा है, जब 1 है तो कितना आएगा, ये 0 आएगा। 1 पर काम हो रहा है, 3 पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है, n बराबर हम 7 लिखें, 7 6 48 सॉरी 7 7 49 में से 1 जाएगा, आ जाएगा ये 48 48। तो 48 में डिवाइड जा रहा है, 24 में जा रहा है, 8 में जा रहा है, 0 में जा रहा है। जब n कैसा आ रहा है, विषम आ रहा है, n विषम आ रहा है, सम तो हमें चाहिए नहीं, पूरी सम संख्याएं हमें लगेंगी ही नहीं अगर 8 से ये डिविजिबल है। तो विषम प्राकृत संख्या ऑप्शन पूरी तरह से हट जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या गिनती में इवन और ऑड, सम और विषम दोनों शामिल हो जाते हैं, तो ये बात बनेगी नहीं। फिर इंटीजर में भी दोनों शामिल हो जाते हैं, भाई इंटीजर भी वही है, सिर्फ हमने क्या कर दिया, उसमें नेगेटिव और 0 बढ़ा दिए, पूर्णांक में हमने 0 और नेगेटिव और बढ़ा दिए, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। ऑड से हमारा काम हो रहा है, ऑड इंटीजर से हो रहा है हमारा काम, सम से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आंसर बनेगा हमारा बी। ये जेल प्रहरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टाइप रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा हमें करना नहीं होता है, बस थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा दिमाग चलाना होता है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 1 -2 +3 -4 5 प्लस का 5 माइनस का 6, ये सीरीज दे दी 100 टर्म तक। अब ये सीरीज 100 टर्म तक आपको दे दी, 100 पदों तक दे दी। अब आपको ये लगेगा हमने तो जो पढ़ी है या तो सम की पढ़ी है या विषम की पढ़ी है, या हमने 1 से 100 तक प्लस वाली पढ़ी है,
इसमें क्या करें, जो प्लस वाले टर्म है वो अलग कर लें, माइनस वाले टर्म अलग कर लें। देखो प्लस के लिए क्या है 1 3 5, प्लस वाले कैसी हैं विषम संख्याएं। तो ये सीरीज एक्चुअली में क्या है, देखो ये सीरीज है, इसके दो पार्ट में देखें 1 3 5 7 ये चलेगी, और ये कहां तक जाएगी 99 तक। माइनस बाहर लिख लो, माइनस वाली कौन सी है 2 4 6, माइनस का 2 बाहर लिखोगे, देखो 2 में से 2 का पहाड़ा है पूरा, 2 का पहाड़ा एक बार, फिर 2, फिर 3, और ये कहानी कहां तक जा रही है पूरी 50 तक। वापस इसको समझा दें, यहां पर क्या कर दिया 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, किस तरह से लिखते हैं हम, इस तरह से 2 1, फिर 2 गुना 2, फिर 2 गुना 3। अगर इसमें से 2 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 2 3, और ये संख्याएं किस में है सभी प्लस में हो जाएंगी, क्योंकि सबका माइनस हमने बाहर लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं। इसका रिलेशन क्या होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर जितनी संख्याएं होती हैं विषम संख्याओं का योग यदि हमें ज्ञात करना है, वो भी 1 से स्टार्ट होके, तो जितने पद हैं या जितनी संख्याएं हैं वो ले लेंगे। अब पद कैसे पता चलेगा आपको, टर्म्स कैसे पता चलेगा, हर एक संख्या जैसे क्रम में हम देखें सम विषम इस तरह से चलती है, 1 विषम है 2 सम है, 3 विषम है 4 सम है, ये कहानी अल्टरनेट चलती है। तो 100 तक की संख्याओं में आधी संख्याएं सम और आधी विषम होंगी। इस हिसाब से 50 यहां पर आएंगी, 50 यहां पर आएंगी। तो इसका क्या बनेगा एन स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एन कितना है यहां पर संख्याएं, पद कितने 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, माइनस यहां पर क्या है 2 इंटू ये प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 ये योग होता है प्राकृत संख्याओं का, ध्यान रखना n इंटू एन प्लस 1/2 1 से स्टार्ट होकर, और ये होता है n स्क्वायर, और n होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, ये पदों की संख्या। 50 पद यहां पर थे, नंबर ऑफ टर्म 50 थे, ये 50 स्क्वायर लिख दिया, इनटू लिखा n इंटू एन प्लस 1, यहां कितने हैं लास्ट टर्म क्या है 50, 50 गुना 51/2। देखो यहां 50 गुना 50, 50 का गुणा कितनी बार हो रहा है 51 बार, यहां सॉरी 50 का गुणा 50 बार, यहां 50 का गुणा 51 बार। जब 50 का गुणा 50 बार घटाएंगे 50 का गुणा 51 बार, तो 50 का गुणा एक बार बच जाएगा माइनस में, तो -50 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस का 50, ऋण का 50, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप घटा लेना, अगर नहीं बनता है तो 51 पंजे होता है 255, 2550 आ जाएगा, ये 2500 आ जाएगा, 2550 माइनस का है तो ये माइनस का 50 हमारा आंसर बन जाएगा। बस ये गुणा पढ़ना थोड़ा सा अलग तरीके से बताया हमने, -50 अपना आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। अब चले हम आगे बढ़ेंगे। बहुपद 3x² - 1 का शून्य क्या है। अब शून्य यहां पर दे रहा है, 0 दे रहा है, वो 0 का मतलब होता है, शून्य का मतलब होता है कि आप इसमें कौन सी वैल्यू डालो ये पूरा 0 हो जाए, ये पूरा 0 हो जाए। तो ये तो बहुत सिंपल है। अगर ये टफ होता तो हम बोलते कि ऑप्शंस में से उठा के डाल दो, जिस ऑप्शन की वैल्यू से ये 0 हो रहा है x की वैल्यू से, वही हमारा आंसर है। यहां पर डालोगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो नीचे 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 काटोगे 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाओगे 0 होगा, आंसर आ जाएगा पहला। और जबरदस्ती इसे सॉल्व करना होता तो 3x² शून्य का मतलब होता है ये 0 हो जाए, ये हो गया 0, तो 3x² क्या हो जाएगा 1, तो x² क्या हो जाएगा 1/3, तो x क्या हो जाएगा 1/√3, वो भी प्लस माइनस में। ये कहानी इसकी हो जाती, तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। चलें अगले प्रश्न की तरफ। a² + b² = 45, a + b 9 है और a - b हमसे पूछ रहा है। ये भी पटवारी 2017 का क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम पैटर्न पर,
जब a प्लस बी पता है और a माइनस बी हमें निकालना है तो हम फॉर्मूले का सहारा लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर आप करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा। या फिर रिलेशन कौन सा यूज कर सकते हो? रिलेशन यूज कर सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें भी हमें a b पता होना चाहिए तब जाकर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यही यूज करना पड़ेगा। a प्लस बी कितना है? 9, 9 का स्क्वायर 9 का वर्ग 81, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 45 प्लस का 2ab, 45 यहां जाके घटाओगे ये बचेगा 36, तो ab 2ab आ जाएगा 36। अब देखो, अब हमें चाहिए माइनस का, तो माइनस का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। ये घटाओगे बचेगा 5 घटाओगे 76, 40 और घटाओगे 76 में से 36 बचेगा। अब लगाते हैं माइनस का फॉर्मूला। माइनस का फॉर्मूला क्या बोलता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रहा है? 45 और 2ab कितना? 36। तो ये कितना आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 45 में से 36 घटाओगे 9, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3 जो दे रहा है वो अपना आंसर, ऑप्शन में क्या दे रहा है? प्लस का 3 ही दे रहा है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, प्लस का 3 अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और ये पैटर्न है, ये डेफिनेट पैटर्न है कि इन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। और आप ये मानकर चलें अब ऐसे पेपर हो ही नहीं सकते जहां इन फार्मूलाज का यूज़ नहीं होगा। तो आप याद करके रखें, अपने सिलेक्शन को इजी बनाने के लिए, खुद को वहां पर अनकंफर्टनेस से बचाने के लिए, क्योंकि अजीब सा आएगा तो वहां लगेगा कि यार ये क्या आ गया, बहुत टफ आया। जब तुम्हें पता होगा हाँ यार सर ने बताया था ये आ गया, तो चीजें थोड़ी सी स्मूथ चलेंगी और वही चलाना है पेपर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन ये हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन में देखो 15/19 वैसे ही छोटा भिन्न है क्योंकि इनमें डिफरेंस ज्यादा है, और सबसे बड़ी देखना है। और सबसे बड़ी भिन्न होती है जब नंबर्स, जितने बड़े नंबर्स पास में होते हैं, इनमें डिफरेंस 1 का, इनमें डिफरेंस 1 का, इनमें डिफरेंस 1 का, इनमें 4 का डिफरेंस है, तो ये तो वैसे ही छोटा होने वाला है, ऊपर छोटी संख्या नीचे एक बड़ी संख्या, और इनमें सभी में नीचे वाले के करीबी संख्या है। तो एक एग्जाम्पल याद रखो, जैसे 9/10 दोनों में 1 का डिफरेंस, 99/100 दोनों में 1 का डिफरेंस, ये 0 हटाए दोनों, यहां दशमलव, ये 0 हटाया यहां। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 99 वाला। तो जितनी संख्या बड़ी होगी तो और डिफरेंस कॉमन होगा, तो जो बड़ी संख्या है उसका रिजल्ट बड़ा आने वाला है, जो छोटी संख्या है उसका रिजल्ट छोटा आने वाला है। तो यहां सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18/19, तो इसका रिजल्ट बड़ा आने वाला है, 1 के डिफरेंस में, प्रॉपर डिफरेंस में। चले हम आगे चलते हैं। अब अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:6 है और उनका एलसीएम 2160 है, यदि वो संख्याएं 3x, 5x और 6x हैं, जब हम एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले x से करेंगे 3, 5 और 6, फिर 2 से करेंगे 3, 5 और 3, फिर 3 से करेंगे 1, 5 और 1, फिर 5 से करेंगे 1, 1, 1। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और x। एलसीएम आ जाएगा 30x, और ये कितना? 2160। कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग लगाओगे, x आ जाएगा 72, और x होता है इनका HCF। देखो कॉमन भाग कितना जा रहा है? तीनों में किससे भाग जा रहा है? कॉमन डिवीजर वही होता है, तो तीनों में किससे भाग जा रहा है? तीनों में भाग जा रहा है x से। दे 3x में भाग चला जाएगा x से, 5x में चला जाएगा और 6x में चला जाएगा। तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है x। x से हमारा काम हो जाएगा।
अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, और HCF कितना आ रहा है 72, और 72 ऑप्शन में नहीं दे रहा है, और ये सीधा सीधा पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें कोई हेरफेर नहीं है। अब 72 नहीं है फैक्टर इसमें अवेलेबल नहीं है, तो 72 किससे विभाजित होता है, 16 से नहीं, 20 से नहीं, 18 से और 24 से। 18 चौक 72, 24 दिया 72। हमें क्या बताना है, हाईजेस्ट फैक्टर बताना है, तो हाईजेस्ट में हम टिक कर क्या करके आएंगे, 24 हमारा आंसर होगा। यूं तो देखो 1 भी सभी का फैक्टर होता है, अगर 1 आ जाता तो वो भी टिक हो जाता, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर अगर 72 अवेलेबल है तो हम 72 लगाते, अगर 36 होता तो 36 लगाते, लेकिन यहाँ 24 है तो फिर हम 24 लगा के बढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसका एग्जैक्ट HCF आ जाएगा 7272। उम्मीद है आपको ये पिक्चर क्लियर होगी, बिल्कुल बेसिक से ही किया अपन ने, कुछ भी नहीं है इसमें। जो सबसे बड़ा कॉमन है तीनों नंबर्स में वो x है, और x आ रहा है 72, वही पूछा था अपन से x, लेकिन दे नहीं रहा है, इसलिए अपन को 24 टिक करना पड़ा। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। 4 चौक 16, 4 चौक 16, या इसको और ब्रेक करके देखना है, ये प्लस का 5 और प्लस का 4, इसे लिखेंगे किस तरह, 4 + 1/4 माइनस x प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स वहां ले जाएं, इसे इस तरफ लिख दिया। अब देखो 10 और 5 15 और 4 19, 1/4 और 3/4, एलसीएम तो लेना ही नहीं पड़ेगा, 1 और 3, 19 और 1 क्या आ जाएगा 20, 1 यहां से आ जाएगा 20 20। इतना सरल भी पता नहीं क्यों दिया था, जेल में जनरली सिंपल क्वेश्चन आता नहीं है, शायद कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करो तुमसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4√63 5√7 माइनस 9√28। अब इसमें हमें अगर इसे सॉल्व करना है तो अंडर रूट के अंदर जो पार्ट बचेगा वो एक जैसा बचेगा। अब हम देखें एक जगह टूट नहीं रहा है, ये टूटेगा नहीं, मतलब सभी जगह क्या बनने वाला है 7 बनने वाला है। ये 7 चौक 28 होता है और ये होता है 7 नाम 63, तो बाहर 9 में से बाहर क्या आ जाएगा 3, तो ये क्या बन जाएगा 4 में गुणा होगा 3 का 12√7, 7 तो एज इट इज बना रहेगा 5√7, और यहां 7 अंदर बना रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 9 दूनी 18√7। √7 कितनी बार है 12 और 5 17 बार यहां है और यहां 18 बार है, तो यहां ज्यादा बार है, एक बार एक्स्ट्रा है, और किसका है माइनस का, तो बचेगा क्या, इसमें से बचेगा एक बार, मतलब माइनस का √7 हमारा बच जाएगा। 12 और 5 17 बार √7 है, यहां 18 बार √7 है, लेकिन ये माइनस में इसलिए बचेगा माइनस में, तो माइनस √7 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए है, ए दे रहा है और बी दे रहा है, और फिर हमसे पूछ रहा है a² + ab + b²। अब देखो पीछे जैसा ये कुछ पूछ रहा है, पीछे फॉर्मूला जो हमने लिखा था उसके जैसा। अब फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, फॉर्मूला पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a² + 2ab + b², लेकिन यहां पे तो क्या है सर ए बी है, तो एक बार आपने ए बी यहां एक्स्ट्रा कर दिया, एक बार आप घटा दो। अब देखो बैलेंस हो गई बात, बैलेंस हो गई। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, इसे हटा दो क्योंकि ये फॉर्मूला अब हमने चेंज कर दिया। ये है, ये a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे ही हम ए बी करेंगे तो ये पार्ट तो क्या है पूरा कट जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा 1, क्लियर दिख रहा है। ए बी मतलब √3 + 1/√3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1/√3 + 1। ये देखो ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट कट रहे हैं,
तो ए बी तो बचेगा 1। अब अपन देखते हैं अंदर की कहानी को समझते हैं। अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये है स्क्वायर में माइनस का 1। अब इसे अपन सॉल्व करने जाएं, इसका इंटू यहां होगा तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका इंटू यहां होगा और नीचे दोनों का इंटू हो जाएगा। तो देखें ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां नीचे भी फॉर्मूला दोनों का गुणा होगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। अब चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। अब अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अपन को दिख रहा है यहाँ प्लस 2ab आएगा, यहाँ माइनस 2ab आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं अब अपन इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बीच में प्लस लगा है, बीच में प्लस लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 और ऊपर क्या, पूरे में से -1 और ये स्क्वायर पर है, ये पूरा स्क्वायर है -1। अब देखो 3 और 1 4, ये तो घट जाएगा, 4 और 4 8, 8 का आधा 4 और 4 का वर्ग 16 -1, क्या बचेगा 15 15। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। चलते हैं आगे। 7 संख्याओं ये इनका क्या बोल रहा है, एवरेज। अब एवरेज बोल रहा है, इसका एवरेज निकालना है, मतलब सभी को जोड़ना। अब देखो सभी में 23 23 23 23 23 23 23 23 सभी में है, कितनी संख्या है, 7 संख्याओं में। तो 23 अलग जोड़ देते हैं, बाकी हम बचा हुआ पार्ट अलग जोड़ देते हैं। बाकी क्या है, 200 400 600 800 1000 1200, तो जोड़ लेते हैं सभी को। 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 30 और 12 4200 प्लस 23 कितनी बार, 23 है 7 बार, ये जोड़ना है और भाग लगाना है 7 से, ये एवरेज होगा। 7 से भाग लगाओगे 42 में लगाओगे तो 7 छंग 42 और प्लस इसमें लगाओगे 7 कट जाएगा, बचेगा 23, तो ये आ जाएगा 623। बस कैलकुलेशन का तरीका है, कैसे भी आप कर सकते हैं। आप चाहें इनको जोड़कर फिर 7 से भाग लगा सकते हैं, कैसे भी। और जहां तक हम समझते हैं कि अगर ये दे रहा है, अगर ये हमें दे रहा है तो कुछ समझ के दे रहा होगा कि हम इतना समझ पाएंगे, तो आंसर बनेगा कैलकुलेशन ठीक करके 623। अब चले हम आगे। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी का अभी 54 रन का औसत है, अगले मैच में 96 रन बनाए जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया। अगर उसका एवरेज बढ़ रहा है, आप समझें एवरेज बढ़ रहा है, अभी तक कितना था 54 है, 54 है, अब रन बनाए उसने कितने 96, एक्स्ट्रा कितने बनाए, एक्स्ट्रा बनाए देखो 54 से 96, एक्स्ट्रा बनाए उसने 42 और इस एक्स्ट्रा की वजह से, इस 42 की वजह से हर पारी पर कितना रन चला गया, 3 रन। औसत का मतलब होता है हर एक पर। अब इस 42 को अगर 3-3 के हिसाब से बांटें, क्योंकि हर पारी पर कितना बढ़ गया, एवरेज बढ़ने का मतलब है एवरेज बढ़ा 3, तो 3 पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, जितने में जा सकता है ये 42। तो 42 को अगर 3 के हिसाब से बांटेंगे तो कितनी पारियों में बटेगा, 14 पारियों में बटेगा। मतलब नंबर ऑफ इनिंग्स कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, खिलाड़ी द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या, हम उसे इनिंग मानकर चलेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। और ये बेहतर और सिंपल तरीका है। चलते हम आगे।
50 कलमों का विक्रय मूल्य उसी तरह के 80 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। हम हमेशा बोलते हैं हमारी पॉकेट से जो जा रहा है वो सीपी होता है, उसी के हिसाब से हमें देखना है। अब बेच कितना रहा है, 50 कलमों का विक्रय मूल्य, मतलब 50 पेन बेच रहा है और वापस कितना मिल रहा है, 80 पेन का। तो 50 पेन का सेलिंग प्राइस 50 एसपी इज इक्वल टू 50 का सीपी मिल रहा है, जो लागत है वो मिल रही है, प्लस 30 सीपी। ये क्या होगा, ये होगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होगा। देखो 50 बेचा, विक्रय मूल्य 80 के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 50 का सीपी मिला और 30 एक्स्ट्रा मिला। तो 30 क्या है, इस पर हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना, 30 कितने पर, 50 पर, गुना 100। 50 दूनी 100, 30 दूनी 60, 60% प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं भी नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, 60% यहां प्रॉफिट बनेगा। अब चलते हैं आगे। यदि एक संख्या के 2/3 का, x का 2/3 का, 3/5 का, 1/4 34 है, ऐसा इसका कहना है। फिर उसका 20% निकालना है। जैसा कह रहा है उसका जो मन है उसकी पूर्ति कर देते हैं अपन। ये काटा, ये 2 बचेगा, नीचे बचेगा 1/10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 वहां जाके गुणा होगा 340। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है 340 का 20%, 20/100, 34 दूनी 68, 68। कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। यही पटवारी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखेंगे आगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे। उन प्रैक्टिस सेशंस में हम देखेंगे एडवांस के क्वेश्चंस, उनमें कुछ ज्यादा रहेंगे। ठीक, देखते हैं 1250 रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1800 रुपए हो जाएंगे। अब देखो, इसे आप अगर सोचें नॉर्मल तरीके से करना, 1200 से 1250 से कितना हो रहा है, ये 1800 हो रहा है। अपन चलते हैं नॉर्मल तरीके से करना, कुछ भी इंटरेस्ट इस पर मिल रहा है, कुछ भी इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी रेट अपन को पता नहीं, कुछ भी नहीं पता है। तो रेट अगर अपन देखें जो नॉर्मल या जनरली चलेगा, 1250 से बढ़ कितना रहा है, यहां पर बढ़ रहा है कितना, 600, 1200, 600, 550, 550 बढ़ रहा है। 1250 से 550 बढ़ रहा है, तो ये हमें समझ में आएगा 250 और 250, और ये यहाँ कितना आ रहा है, 50। इस तरह से एक्चुअली में 550 बट जाएगा। ये हम अंदाजे से कर रहे हैं और ये आपको करना है प्रॉपर मेथड से। हमें नहीं जाना है कि हम रेट निकालने के लिए पूरी उल्टी कहानी से जाएंगे और सिंपल आपके क्वेश्चंस पूछे जाते। अब हम चलें इसमें, देखें 250 हमें 1 साल का ब्याज, 250 1 साल का, और ब्याज पर ब्याज कितना, 50। अब इनको अगर समझने की कोशिश करोगे, इनको अगर समझने की कोशिश करोगे तो हमें ये समझ में आएगा, इन्हें अगर समझने की कोशिश करोगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो 250 है, 1250 का कितना है, 250 है, 1250 का 20%, ये 20%, और ब्याज पर ब्याज कितना, 250 का 20% कितना, 50। तो ये हमें क्लियर हो जाता है कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट मिल रहा है 20%, 20% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 20% इंटरेस्ट रेट हमारा यहां पर हो जाएगा, सिंपल। अब अगर ये क्वेश्चन और अच्छे फॉर्म में पूछेगा तो वहां पर इसका जो बेसिक है वो भी आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें अभी बेसिक डिस्कस करना चाहिए। लॉजिकल वे में हम ज्यादा चलें तो वो बेहतर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 कमरों में विद्यार्थियों की संख्या 138 है, 1 और 2 कमरों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:4। हम 3 कमरे क्या ले लें, ए बी सी, पहले 2 में 3 और 4, फिर 2 और 3
दूसरे और तीसरे कमरे में विद्यार्थियों की संख्या 7:5। रेशियो अपन पूरा निकालें, ये 7 हो जाएगा, 7 21, 7 चौक 28, 5 चौक 20, ये आ जाएगा रेशियो 21। और ये 48, 48 और 21, ये हो जाएगा 69। और कितना दे रहा है 138, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 2। क्या जानना चाहता है, प्रथम कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। प्रथम कमरे में विद्यार्थियों की संख्या जब हम ज्ञात करने जाएंगे, प्रथम कमरे में हम विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो देखो एक यूनिट कितना आ रहा है 2, एक यूनिट कितना आ रहा है 2, एक यूनिट अगर 2 आ रहा है और हमें निकालना है पहले कमरे में, पहले कमरे में कितना है 21, तो 21 यूनिट कितना होगा, 21 यूनिट हो जाएगा 42। ठीक, 21 यूनिट हो जाएगा 42, तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन है रेशियो का। चलते हम आगे, चलो लास्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। गिरीश, सुधीर और राजन किसी कार्य को एक साथ करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर सुधीर और गिरीश उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं, तो गिरीश, सुधीर और राजन कितने दिन में, 3 दिन में। फिर उसके बाद कौन है, सुधीर और गिरीश, सुधीर और गिरीश कर रहे हैं 4 दिन में, दोनों मिलके 12 दिन में। इसका तीनों का एक दिन का काम कितना, 4, दोनों का एक दिन का काम कितना, 3। अब देखो गिरीश और सुधीर, गिरीश और सुधीर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, जबकि तीनों कितना कर रहे हैं, 4। तो जो अकेला राजन बचा वो एक काम कर रहा है, एक काम राजन कर रहा है, अदरवाइज ये कितना होता, 4 होता। तीनों का मिला के 4 है, अगर 2 लोगों का 3 है, मतलब एक राजन का काम है, राजन का काम 1 है और काम कितना है 12, तो राजन को करना है 12 काम और एक दिन में 1, तो कितना दिन लगेंगे उसे, 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, अगला क्वेश्चन। दी गई आकृति ए बी सी 2 3 5, 2 3 5 दे रहा है, और ये तो बहुत ही सभी के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 3 और 5, और तीनों मिला के कितना हो जाएगा 10, और ये 10 यूनिट कितना होता है 180, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा 18 डिग्री। क्या जानना चाहता है हमसे, सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग, 5 और 2 7, 18 सत्ते हमसे पूछ रहा है, 18 सत्ते कितना होगा 126, 18 7 126, ऑप्शन नंबर बी। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बनाओ, आप लोग पॉज करके बनाओगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 60 डिग्री के कोण वाला एक चाप बनाया। अब चाप कितना बनाया 60 डिग्री, चाप बनाया 60 डिग्री, तो पी क्यू वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है, ठीक है। तब चाप की लंबाई, चाप किस पर बनता है, चाप बनता है परिधि पर। वो कुछ ऐसा पूछ रहा है, ये 60 डिग्री है और वो जानना चाहता है लंबाई इस चाप की, और ये पार्ट कितना है, पूरा एंगल होता है 360, तो ये पार्ट कितना ले रहा है, परिधि का पार्ट ले रहा है 1/6। बस हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है, तो परिधि का 1/6, परिधि का 1/6, जितना पार्ट लेगा, पार्ट ले रहा है 1/6, तो 2 पाई आर, पाई की जगह कुछ भी नहीं लिखना है, पाई लिखना है, आर की जगह 6, और ये 1/6 कितना आ जाएगा 2 पाई। सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, जितना एंगल उतना पार्ट कैलकुलेशन में शामिल होगा, तो 2 पाई हमारा आंसर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक नई गाड़ी को उसके डिजाइन के लिए पुरस्कार मिलने की प्रायिकता पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता का 3 गुना है। मतलब 3 चांस ऐसा है जब पुरस्कार मिलेगा और 1 चांस ऐसा है पुरस्कार नहीं मिलेगा। टोटल चांस कितने हैं 4। अतः पुरस्कार मिलने की प्रायिकता, तो मिलने के चांस कितने हैं 3, टोटल कितने 4, तो ये हो जाएगा प्राइज मिलने की प्रोबेबिलिटी 3/4। 3/4 बहुत सीधा क्वेश्चन,
बहुत सीधा क्वेश्चन। टोटल कंडीशन कितनी? 4, जिसमें से 3 में पुरस्कार मिल सकता है, 1 में नहीं। तो टोटल 4 कंडीशन में 3 कंडीशन में पुरस्कार मिल सकता है। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछी और बहुत बार बहुत डिटेल में कोऑर्डिनेट आपको पढ़ाया है। इसे अगर बनाओगे इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को कहां बनाओगे? x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 यहां पर कहीं होगा। तो x इज इक्वल टू किसी भी पॉइंट से देखोगे x अक्ष पर क्या दिखेगा? -5, ये x अक्ष होगी माइनस की। फिर बोल रहा है y कितना है? 7 है, ये y अक्ष है, प्लस का 7 है। यहां से इस पूरे पर कहीं भी खड़े हो जाओगे, y की तरफ देखोगे प्लस का 7 दिखेगा, और दोनों का कॉमन पॉइंट ये है, तो ये होगा -5 और 7। क्या जानना चाहता है? ये लंबाई कितनी है? -5, ये लंबाई -5 और ऊपर की तरफ 7 है। क्या जानना चाहता है? x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष है, x अक्ष है ये दूरी कितनी है? 7। तो आंसर बनेगा 7। आंसर बनेगा 7। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें आपको बेसिक आना ही चाहिए। तो ये बेसिक से होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सिलेंडर शंकु समान आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो आपका एग्जाम है उसी में पूछा गया। किसका है? सिलेंडर और शंकु है। सिलेंडर के आयतन से शंकु के आयतन का अनुपात। अब ये बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक है। आप इसके जो बेसिक लेक्चर है उसमें भी देखोगे तो वहाँ क्लियर हमने समझाया, एक सिलेंडर में से 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। मतलब ये 3 गुना होता है, ये 1 है। अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, ये 2 है तो ये 6 होगा, ये 10 है तो ये 30 होगा। एक सिलेंडर में से 3 शंकु बनाए जा सकते हैं सेम डायमेंशन पे। तो कहानी क्या बनेगी? 3:1। सिलेंडर 3 होगा, शंकु 1 होगा। सिलेंडर के आयतन से शंकु का अनुपात, तो शंकु का बाद में लिखा जाएगा, नहीं तो 1:3 में कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला देखोगे तो सिलेंडर होता है πr²h और ये होता है 1/3 πr²h। इसी से डिराइव किया है, पूरा का पूरा कट जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 3:1 ये बन जाएगा। ये फॉर्मूले से, और ये कंसेप्चुअल बात है, यूं ही समझ के रखना था। अगला सवाल क्या बोल रहा है हमसे? अगला सवाल बोल रहा है इसे जब 78 से भाग लगाएंगे। अब यहाँ डिवीजन में रिमाइंडर थ्योरम हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सीधा सिंपल समझाते हैं। जब 78 से इसमें 77 में भाग लगाओगे तो पूरा जाने से 1 कम है, मतलब बचेगा -1 पावर 77, और 77 में भाग जाएगा ही नहीं तो फिर इसको एज इट इज छोड़ा, इतने में ही भाग जाएगा। अब इतने में भाग जाएगा, ये बचा -1, बचेगा क्या? -1 77, तो बचेगा क्या? ओवरऑल बचेगा 76, ये रिमाइंडर बचेगा। 77 में नहीं जाएगा, छोड़ दिया। ये बड़ी संख्या थी, इसमें जाएगा तो इसमें जाएगा, बचेगा -1, और -1 की पावर 77 इसलिए -1, और यहाँ बचेगा फिर ओवरऑल 77 में से 1 घटाओगे 76, 76। ऑप्शन नंबर सी। ये व्यापम से नहीं है, बाहर से क्वेश्चन लिया है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी यदि उनका एलसीएम 1 है। एलसीएम 1 नहीं होता है, एचसीएफ 1 होता है, और हमें बताना है सही कथन। तो एचसीएफ 1 होता है तब वो अभाज्य संख्याएं रहती हैं। अब हम चलें आगे। 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से विभाज्य होता है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से विभाज्य होता है। ये आपको करना है ना, इसको जनरलाइज कर लो, कहीं भी कुछ भी लिख लो। एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहा है। 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम आप लिखोगे, 3 और 4 नहीं, और थोड़ा सा सिंपल नंबर्स ले लें जिससे इजी हो जाएगा। 6 और 8 एलसीएम देखने जाओगे तो एलसीएम हो जाएगा 24 और एचसीएफ हो जाएगा, इनको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 2, ये आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? अब एलसीएम और एचसीएफ की जगह बोलना क्या है? 24 और 2। यहां बोल रहा है 2 प्राकृतिक संख्याओं 6 और 8 का एलसीएम 24 उन 2 से विभाज्य है। 24 2 से विभाज्य, बिल्कुल विभाज्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों का 2 सह अभाज्य संख्याएं 3 और 5 का
इनका एलसीएम 1 नहीं होगा। अगला क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का HCF प्लस LCM, दो संख्याओं का गुणनफल है। HCF और LCM ये कितना 26 आ गया, ये कितना आएगा 48, नहीं है। अगला ये गलत है, दो संख्याओं का HCF दोनों संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ भाजक है। दो संख्याओं का HCF दोनों संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ भाजक, सबसे छोटा नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है। जैसे 6 और 8 किससे कटेंगे, 1 से कटेंगे और 2 से कटेंगे, तो ये बड़ा भाजक है ना कि छोटा। छोटा तो फिक्स होता है 1, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज के फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। एक वर्ग लिया है और उस पर क्या किया जा रहा है, बीच में पोल लगा के पिरामिड बनाया है। 10 आधार है, यदि इसकी ऊंचाई भी 10 है। अब ऊंचाई कौन सी है, इसमें जो बीच में पोल लगा है उसकी ऊंचाई 10 है। अब ये बनेगा कैसे, एक वॉल ऐसे बनेगा बिल्कुल कैसे, पिरामिड इस तरह से, ये पिरामिड होता है। तो बीच में खंबा लगेगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टेंट लगाया जाता है, बीच में पोल लगाया, उसकी हाइट है 10। अब देखो ये जो कपड़ा लगेगा, ये कपड़ा त्रियक ऊंचाई पे लगेगा, नीचे से यूं जाके बंधेगा, तो हमें इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आसपास की दीवारों का क्षेत्रफल। और आसपास की दीवारों का क्षेत्रफल मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पता तो हो, ये तो भुजा 10 है। अब बीच में एक डंडा गाड़ेंगे, ये पूरी 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 5। और ये जो बीच में खड़ा है पोल, ये कितना है 10, तो ये दिखेगा कैसे, बीच में ये पोल खड़ा है 10 और ये जा रहा है कहाँ तक, बाहर तक, कितना 5, और ये खड़ा होगा, इससे जुड़ेगा ये नीचे, तो ये कितना बनेगा वो देखना है। क्योंकि ये क्या है, वो किस में यूज होगा, वो यूज होगा जो त्रिभुज बन रहा है, यहां पर जो फेस बन रहा है, ये जो कपड़ा बनेगा, इस कपड़े की क्या होगी, वो लंबाई होगी, ऊपर से उतरेगी। देखते हैं ये कितना होगा, इसे सॉल्व करेंगे, ये के हो जाएगा, तो के स्क्वायर क्या बनेगा 100 और 5, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग 25, 125, तो के कितना आ जाएगा 5√5, तो ये आ जाएगा 5√5। अब जो कपड़ा त्रियक बन रहा है, ये वर्ग की भुजा नीचे और यूं ले जाके कपड़ा ऊपर आ गया, और इसका जो बीच में अपन ने लंब निकाला है वो कितना है 5√5। और ऐसे इस फलक पर, इस पर और पीछे से कितने हैं 4, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और ऐसे कितने 4, बस हो गया अपना काम। 5 × 25, 25 चौक 100, 100√5, 100√5, 1/2 बेस इंटू हाइट, 100√5 मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। तो उम्मीद है ये जो लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहें। ये कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और सॉल्यूशंस भी अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में डालें कि जिस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए। एक चीज़ ये कि जो रिसेंट में पेपर हुए हैं, अभी जो पेपर हुए हैं, आबकारी का हुआ है, जो डीआई पूछा गया, हम जल्दी ही आप लोगों की जो सीरीज ये स्टार्ट की है, इसमें डीआई के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखने लगेंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, और ये मज़ेदार होने वाला है हम लोगों के बीच में। इसको लाइव भी करेंगे, आप लोग आकर आंसर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।